शुभ संध्या बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का सैंपल पेपर हल करेंगे। ये केंद्रीय विद्यालय पटना संभाग द्वारा सैंपल प्रश्न पत्र कक्षा 7वीं के लिए जारी किया गया है। इस सेशन एंडिंग एग्जाम 2005-2024-25 सत्रांत परीक्षा 2024-25 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कक्षा 7वीं के लिए है, ये पूर्णांक 60 है, अर्थात 60 अंकों के लिए प्रश्न पत्र होगा। विषय हिंदी, इसके लिए निर्धारित समय सीमा जो होगी 2.5 घंटे होंगे। कुछ इसके सामान्य निर्देश है, जिसमें पहला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ और बा। खंड आ में वस्तुपरक अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड बा में वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। दूसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 11 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको ढेर सारे ये प्रश्न हैं, आपके कुल 11 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। 11 प्रश्न सभी अनिवार्य हैं, सभी के उत्तर देने होंगे। तीसरा अनुदेश है, खंड आ में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 30 है। इसमें उप प्रश्नों की संख्या 30 है और सभी 30 प्रश्न के आपको उत्तर देना है निर्देशानुसार, जैसा कि आपको निर्देश दिया जाएगा। खंड बा में कुल 6 प्रश्न हैं। निर्देशानुसार विकल्पों के ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, अर्थात आपको पढ़ना है प्रश्न, उसके आधार पर उत्तर देना है। और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय क्रम संख्या अवश्य लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हम इस प्रश्न पत्र को हल भी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है, ब्लूप्रिंट आप देखेंगे, उसके बाद इस सैंपल पेपर को देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षा देने में आसानी होगी। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रयत्न और परिश्रम की महिमा से कौन परिचित नहीं है। परिश्रम एवं प्रयत्न के द्वारा मानव अपने खोए हुए मान सम्मान तथा धन संपदा को पुनः प्राप्त कर सकता है। जो लोग समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कुछ असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं, उनका जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। आलसी एवं निराश होकर बैठ जाना स्वयं के साथ अन्याय करना है। व्यक्ति को अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं के अनुसार, एक बार पुनः हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। प्रयत्न और परिश्रम की महिमा से कौन परिचित नहीं है। परिश्रम एवं प्रयत्न के द्वारा समस्या का समाधान मानव अपने खोए हुए मान सम्मान तथा धन संपदा को पुनः प्राप्त कर सकता है। जो लोग समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। कुछ असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं, उनका जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। आलसी एवं निराश होकर बैठ जाना स्वयं के साथ अन्याय करना है। व्यक्ति को अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके प्रगति पथ पर बढ़ना चाहिए। दुख में घबराने वाला व्यक्ति कायर होता है, वह अपनी जाति एवं देश को पराजय की ओर ले जाता है। अब हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कैसे लोग असफल नहीं होते हैं। तो प्रयत्न और परिश्रम की महिमा जानने वाले, साधनों और योग्यताओं का उपयोग करने वाले, समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ लोग और सफलता से मुंह नहीं मोड़ने वाले। तो इसमें पहले प्रश्न का उत्तर, समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ जो लोग होते हैं, वे कभी असफल नहीं होते हैं। तो ये उत्तर सही है आपका। अगला प्रश्न है, लोग सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हाईलाइटेड देखिए उत्तर है, अपने साधनों एवं अपनी योग्यताओं का भरपूर उपयोग करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कैसे लोगों का जीवन निरर्थक और सारहीन बन जाता है। हाईलाइटेड उत्तर है,
जो लोग असफल होने पर निराश होकर बैठ जाते हैं। ये उत्तर सही है। चौथा प्रश्न, कैसे व्यक्ति को कायर कहा जाता है? कायर वही व्यक्ति होता है जिसका जीवन निरर्थक और सारहीन हो। बच्चों ध्यान रखना है, हमें उत्तर अपना उसमें मस्तिष्क नहीं लगाना है। हमें उस जो गद्यांश पर आधारित जो गद्यांश में जो उत्तर है उसी के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए सबसे उचित शीर्षक। हमारे दृष्टिकोण से परिश्रम का महत्व ही सबसे बड़ा, इसका सबसे अच्छा शीर्षक उचित शीर्षक होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो 5 नंबर के लिए होगा वो अपठित पद्यांश होगा। हम पद्यांश पढ़ते हैं, वह अटल खड़ा है उत्तर में, शिखरों पर उसके हिम किरीट, साक्षी विनाश विनिर्माणों का, उसने सब देखी हार जीत, उसके सन्मुख जाने कितने इतिहास यहाँ पर रचे गए, जाने कितने आगे आए, कितने अतीत में चले गए, उसके उर की विशालता से गंगा की धार निकलती है, जो सस्य श्यामला धरती में ऊर्जा नवजीवन भरती है, कंचनजंगा कैलाश शिखर दैवत्व यहाँ पर रहा बिखर, ऋषियों मुनियों का आलय है यह पर्वतराज हिमालय है। यहाँ पर पर्वतराज हिमालय के बारे में बताया गया है बच्चों। तो इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे। इस पद्यांश में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो आप लोगों को पता है पर्वतराज हिमालय का वर्णन किया गया है, जो उत्तर दिशा में बसा हुआ है और जिसका हिम किरीट है अर्थात हिम का मुकुट है। हमेशा पर्वत पे, हिमालय पर्वत पे बर्फ जमी हुई होती है। इसलिए हिमालय में क्या क्या देखा है? पहला ऑप्शन है विनाश, निर्माण, हार जीत, अर्थात ये तीनों विकल्प हैं। तो उक्त में से तीनों सही हैं। आपको उत्तर तीनों होगा, उक्त सभी। ये और प्रश्न का उत्तर हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। सस्य श्यामला धरती में, अर्थात सस्य श्यामला कहते हैं निर्मल और स्वच्छ धरती में ऊर्जा और नवजीवन कौन भरती है? अर्थात ऊर्जा। सस्य श्यामला धरती में ऊर्जा और नवजीवन कौन भरती है? ये देखो, सस्य श्यामला धरती में ऊर्जा नवजीवन भरती है, उसके उर की विशालता से गंगा की धार निकलती है। गंगा की धार, तो बच्चों इसका उत्तर होगा गंगा। गंगा की धार जो निकलती है वो सस्य श्यामला धरती में ऊर्जा और नवजीवन भरती है। हिमालय से ही गंगा निकलती है। अगला प्रश्न है, पर्वतराज हिमालय का घर किसका घर है? ऋषियों मुनियों का घर है। आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो ऋषियों मुनियों का घर है। किसके सन्मुख जाने कितने इतिहास रचे गए? तो बच्चों हिमालय ही है जिसके सम्मुख ढेर सारे इतिहास रचे गए हैं। अगले तीसरा प्रश्न आपका बच्चों 10 अंकों के लिए है, 1 into 10 इसमें लिखा हुआ है और ये आपके भाषा की बात पर आधारित जो व्याकरण प्रश्न होंगे वो होंगे। तो परिसर बहुत गंदा है, इसमें गंदा क्या है? तो बच्चों गंदा एक विशेषण है, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि। तो गंदा जो है ये विशेषण है। दूसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास बच्चों हर प्रत्येक समास में प्रथम पद और उत्तर पद होता है, अर्थात 2 पद होते हैं। पदों का मेल ही, संयोग ही आपका समास होता है। और जब 2 पद, प्रथम पद उत्तर पद दोनों समान आइडेंटिटी होती है दोनों की, जब समान होते हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, बराबरी होती है, तब वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर माता और पिता, भाई और बहन, मैं और तुम, आलू बैगन, आलू टमाटर इत्यादि। तो आलू और टमाटर हटा के डैश लगा दिया, जैसे माता और पिता, और हटा के डैश लगा के माता पिता लिख दिया गया। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है।
तत्काल और त्रिशूल। तत्काल में व्ययी भाव समास है, त्रिशूल में आपका द्विगु समास है। तीसरा प्रश्न है मोहन बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा किस प्रकार का विशेषण है बच्चों? विशेषण तो है नहीं, किस प्रकार का है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। गुणवाचक संख्या क्वालिटी बताता है, संख्यावाचक संख्या भाव बताता है और परिमाणवाचक हमारी मात्रा बताता है। तो यहाँ पर अच्छाई एक क्वालिटी है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। चौथा प्रश्न है चारपाई में कौन सा समास है? तो बच्चों जब किसी समास का पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर वो द्विगु समास होता है, जैसा कि हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। इत प्रत्यय से बना शब्द जो है, इत प्रत्यय से बना शब्द जो है मौखिक और प्रमाणित दो शब्द हैं। तो मौखिक में मुख प्लस इक और प्रमाणित में प्रमाण प्लस इत। तो इत प्रत्यय प्रमाणित में लगा है, तो अतः प्रमाणित शब्द सही है। इत प्रत्यय प्रमाण में लगा है। छठवां प्रश्न है प्रत्यय। प्रत्यय बच्चों जब किसी शब्द में अंतिम में लगता है, अंतिम में लगकर वो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो इसमें ता, दरिद्र में दरिद्र प्लस ता, तो ता प्रत्यय लगा है दरिद्र में, तो खा ऑप्शन सही होगा इसका। सातवां प्रश्न है उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम कम नहीं होगा, अधम, अधम और उत्तम सही विकल्प अधम होगा। कम का ज़्यादा होगा विलोम, अधम का उत्तम होगा, अति उत्तम का कम उत्तम होगा। तो इसमें खा विकल्प सही है। आठवां प्रश्न है सूरज का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चों रवि भी पर्यायवाची होता है, भास्कर भी पर्यायवाची होता है और दिनकर भी पर्यायवाची होता है। सूरज का तो उपर्युक्त सभी उत्तर सही होगा, ये ऊपर का सही होगा। आँखों का तारा होना, तो बच्चों आँख खुलना का जागना होता है, सजग होना होता है मुहावरा। तो आँख का तारा अत्यधिक प्रिय होना। और 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है व्याकरण भाग का, हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? हिम प्लस आलय। हिमा प्लस आलय नहीं होगा। हमेशा बच्चों इसमें दो शब्दों का मेल होता है, संधि दो वर्णों या शब्दों का मेल होता है। तो म और अ, हिम प्लस आलय। हिम मतलब होता है बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर अर्थात हिमालय। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं बच्चों। ये निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर, हाँ बच्चों पठित गद्यांश या पठित गद्यांश है आपको, ये आप पढ़ चुके हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से लिया गया है ये पैसेज है, एक गद्यांश है। ये बहुत ही आसान होगा, अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो आसानी से उसके उत्तर आप दे सकते हैं। तो हम एक बार पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में ऐसा वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, ये लेखिका कहती हैं। अभी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्नों के उत्तर आपके हाईलाइटेड हैं, आप लोग देख सकते हो। नवागंतुक किसे कहा गया है? जो मोर शावक आए थे, तीतर शावक नहीं। तीतर की तरह मोर दिखते थे परंतु तीतर नहीं थे। खरगोश के शावक को ऊन के गोले की तरह कहा गया है, कबूतर के शावकों को कबूतर कहा गया है। तो यहाँ पे मोर के शावकों को नवागंतुक वही दोनों आए थे। बच्चों मोर का क्या नाम है आप कमेंट कर सकते हैं, मोर शावकों का नाम क्या था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। किसके बच्चे ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? तो खरगोश के बच्चे ऊन के गोले की तरह दिख रहे थे। हाईलाइटेड है प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है तोते दोनों शावकों का परीक्षण कैसे कर रहे थे?
टे टे की आवाज़ निकालकर। चौथा प्रश्न है, स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो बच्चों मैंने बताया है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित करता है। ये वाक्य एक शब्दांश होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर स्वभाव प्लस इक प्रत्यय लगा हुआ है। इत प्रत्यय, इक प्रत्यय, ता प्रत्यय, ढेर सारे प्रत्यय होते हैं, कुल 21-22 प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, स्वभाव प्लस इक। अब पांचवा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? बच्चों तो आपको पता है नीलकंठ पाठ से लिया गया है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। नीलकंठ मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल का नहीं है, प्रयाग शुक्ल का है लेकिन ये पाठ नहीं है। पांचवा प्रश्न आपका आपके पठित पुस्तक वसंत के काव्य खंड से है। ये कविता आप लोग पहचानते होंगे, एक दिन का कविता है ये। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे फर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। तो बच्चों इस पर आधारित हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्न ऐसे हैं, उपर्युक्त पंक्तियों का कवि कौन है? तो बच्चों यहाँ पर इस कविता के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उनके द्वारा रचित यह कविता है। कवि का स्वभाव कैसा है? पहली ही लाइन में उन्होंने कहा है, मैं घमंडी ऐंठ से, घमंडी ऐंठा हुआ। तो ये जो ऑप्शन है आपका घमंडी, ये सही है। कवि का स्वभाव कैसा था? तो घमंडी स्वभाव था। तीसरा प्रश्न है, कवि के साथ कौन सी अप्रिय घटना घटी? छत से गिर गया? नहीं। पैर फिसला? नहीं। तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है, कवि के आंख में तिनका पड़ गया था। चौथा प्रश्न है, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? आंगन में? नहीं खड़ा था, गलत है। द्वार पर? नहीं खड़ा, गलत, द्वार पर भी नहीं खड़ा था। मुंडेरे पर? सही है, मैं मुंडेरे पर खड़ा ऐंठा हुआ। तो मुंडेरे पर यह विकल्प सही है बच्चों। तिनका गिरने पर कवि की क्या दशा हुई? आंखें लाल हो गई, सही है। झिझक उठा, ये भी सही है। बेचैन हो गया, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन बी जो आपका है, घ ऑप्शन, उपरोक्त सभी ये सही होगा। तो ये विकल्प भी खत्म। बच्चों अब छठवां प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है आपको। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे और 4 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने आश्रम बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदने की सूची बनाई जिसमें आत्मनिर्भर बना जा सकता है। ऐसे चीज़ों के नाम लिखिए। बच्चों तो जो आपने पाठ पढ़ा था आश्रम का अनुमानित व्यय, उसमें गांधी जी ने ढेर सारी ऐसी चीज़ों का, जिसमें रसोई घर के लिए कुछ चीज़ों की सूची बनाई थी और उसके बाद मोची के सामानों की सूची बनाई थी, बढ़ई के सामानों की सूची बनाई थी, खेत में काम करने वाले सामानों की सूची बनाई थी, रसोई में प्रयुक्त होने वाले सामानों की सूची बनाई गई थी और जो अतिथियों के आने के लिए कितनी चारपाई की ज़रूरत होगी, कितने हथकरघों की ज़रूरत होगी, कितने कमरों की ज़रूरत होगी, इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाई थी। आप भी बना सकते हैं। वीर कुंवर सिंह ने गंगा को अपना हाथ काट कर क्यों अर्पित कर दिया? बच्चों आपने पढ़ा था कि जब अंग्रेज सेनापति इनको पकड़ने के लिए बलिया घाट पर इंतज़ार कर रहा था, तब ये शिवराजपुर घाट से अपनी पूरी सेना को पार उतार देते हैं। अंत में यही बचते हैं अंतिम नाव में,
5-6 लोगों के साथ नाव पार करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेज सेनापति इनकी ऊपर बंदूक चला देता है, गोली चला देता है, जिससे इनके हाथ में गोली लग जाती है। तो जहर फैलने के डर से ये अपना हाथ काट के गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया है? तो बच्चों, ध्यानचंद हॉकी के जादूगर इसलिए कहा गया है कि हॉकी वो बहुत अच्छा खेलते थे शुरुआत से ही, और उन्होंने कई मेडल भारत को दिलाए हैं हॉकी के क्षेत्र में, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? धनराज पिल्लई नहीं, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उन्होंने कई गोल्ड मेडल दिलाए थे हमारे देश को, ओलंपिक गोल्ड मेडल भी दिलाए थे, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर, वो सर्वोत्कृष्ट, उनके जैसा खेल पूरे विश्व में कोई नहीं खेलता था, इसलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा गया था। खान पान में बदलाव से कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? खान पान को बदलाव से फायदे ये हैं कि हम कोई भी चीज़ अपने स्थान पर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर कोई भी दूसरे स्थान की चीज़ पा सकते हैं। जैसे अगर हमें साउथ का इडली डोसा खाना है तो आराम से हम यहाँ पर दिल्ली में प्राप्त कर सकते हैं। पाव भाजी, हम अहमदाबाद की पाव भाजी आराम से उसका टेस्ट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ये फायदे हैं। लेकिन इसके जो चिंतित लेखक इसलिए है कि जो इसकी क्वालिटी है वो घटती जा रही है। जैसे मथुरा के पेड़े उनका अलग स्वाद था, लेकिन अब वही पेड़े हर जगह मिलने लगे तो उसकी क्वालिटी घट गई। काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें 2 प्रश्न के उत्तर देना है। एक दिन के पाठ के आधार बताइए कि घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा घमंड बहुत जल्दी चूर चूर हो जाता है, जिस प्रकार उस कवि का हुआ जो मुंडेरे पे खड़ा था, इसलिए हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख पे चला जाता है तो हमारी सारी अकड़ निकाल लेता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बंसी वारे ललना दूसरा प्रश्न है। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयत्न कर रही हैं? तो एक ही लाइन में इसका उत्तर देना है, वो अपने पुत्र अपने लाल श्री कृष्ण को जगाना चाहती हैं। तो ये 2 अंकों के लिए होगा बच्चों। अब आपको 2-2 अंकों के लिए जो पूरक पुस्तक है आपकी महाभारत, बाल महाभारत, उसके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके अनुसार महाभारत के युद्ध को कौन टाल सकता है और कैसे? तो बच्चों, इस युद्ध को एक ही व्यक्ति टाल सकता था, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र चाहते तो युधिष्ठिर को राजा बनाकर इस युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, महाभारत की कथा में आपको सबसे अधिक वीर कौन लगा? कारण सहित लिखिए। तो बच्चों, आपका कुछ विकल्प दूसरा हो सकता है, आपका उत्तर दूसरा हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कर्ण सबसे अधिक वीर था। वो अभाव में जिया, लेकिन वीरता के मामले में अर्जुन को भी वो पछाड़ देता था, इसलिए कर्ण सबसे वीर था और वो गलत जानते हुए भी उसने अपने मित्र का साथ, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी के पास एक अच्छे पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। यदि तुम्हारे पास ऐसा ही एक पात्र हो, तुम क्या करोगे? इसमें बच्चों आपको अपने आधार पर उत्तर देना है जो आपके मस्तिष्क में है। इसका प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ। 9वां प्रश्न है बच्चों, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो समय का सदुपयोग, समय के बारे में आप लिख सकते हैं। विज्ञान व चंद्रयान मिशन, इसके आधार पर लिख सकते हैं। प्रमुख त्यौहार होली, इस पर भी लिख सकते हैं। तो 5 अंकों के लिए लगभग 1.5 पेज आपको लिखना है बच्चों, ये आप तैयार कर लीजिए, इस पर आ सकते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये एक
जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है, अपने चाचा को लिखना है। तो इसका फॉर्मेट हमने बताया है और पुनः मैं बता दूंगा, फिर एक वीडियो मैं इससे संबंधित अपलोड करूंगा जिसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो प्रार्थना पत्र लिखो। तो बच्चों ये एक औपचारिक पत्र है, इसका फॉर्मेट मैंने बताया है, आप मेरे वीडियो में इसको देख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में संवाद लिखिए। तो बच्चों संवाद का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, पढ़ लीजिए, आसानी से देख लीजिए। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं एक और नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये रहा आपका पूरा प्रश्न पत्र। तो बच्चों इसको अच्छे से ये वीडियो देख लीजिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर। जितने भी आपके 7th क्लास के मित्र हैं, चाहे KVS के हों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हो, चाहे जहाँ के हों, तो आप लोग इसको भेज सकते हो, उन तक पहुँच सकता है कि अंतिम परीक्षा होने से पहले वो इस फॉर्मेट में अपने प्रश्न पत्र को एक बार देख लेंगे। तो बच्चों आप लोग भी ध्यान से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और इसका PDF भी आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए प्रज्ञान हिंदी समाधान।